जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच में आपके घनश्याम सर और आपके एनआर सर दोनों उपस्थित हैं एक बहुत बेहतरीन और शानदार सेशन लेकर के, जिस सेशन में आपके जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है जुलाई 2026 में, उस एग्जाम के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो घनश्याम सर, आपको पता है कि 10,000 से भी अधिक पदों पर एलडीसी की वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है, मुहर लग चुकी है। क्या लगता है आपको, ये इतनी बड़ी वैकेंसी आज से पहले कभी आई है? क्या क्या मौका है बच्चों के पास? मेरे हिसाब से सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे मौके शायद ही जीवन में कभी कभार आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी तैयारी भी बहुत ही शानदार करनी चाहिए। पद अच्छे खासे हैं, 10,000 पद है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे पटवार या फिर वीडियो के एग्जाम से, उसमें बहुत कम पद थे। लेकिन जो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि एग्जाम कब है, ये आपको पता है। उसके बाद में सिलेबस क्या है वो आपको पता है। विज्ञप्ति जल्द ही आपकी आने वाली है। तो सिर्फ काम ये करना है कि अब जो एक बेहतर रणनीति है वो तैयार करनी है और उसके बाद में उसके हिसाब से आपको उस पर चलना है। तो सर, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, ये जो क्लास है बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेशन भी था और इस पे मैंने और घनश्याम सर ने लगभग 4-5 घंटे बहुत डीपली इस पे वर्क भी करा है और एक ऐसा सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर इस एक सेशन को आपने ध्यान से देख लिया और इसमें बताई गई सारी की सारी बातों को आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो डैम श्योर आप एक बहुत बेहतरीन प्लान बना करके तैयारी करोगे और फाइनली सिलेक्शन भी लोगे। तो पूरी की पूरी दमदार रणनीति आपको तैयारी की बताने वाले हैं। क्या क्या चीजें सेशन में डिस्कस करेंगे, देखो। एक तो सर थोड़ा सा पहले ये बताओ, क्योंकि अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उस पिछले एग्जाम के अंदर इन्होंने सिलेबस से आउट कुछ चीजें पूछ ली थी। इंडिया जीके का पोर्शन नहीं था सिलेबस में, लेकिन फिर भी वहां से चीजें पूछ ली थी। तो आपको क्या लगता है, इस बार भी ऐसा कुछ होने का चांस है? नहीं सर, मुझे लगता है कि ऐसे चांस आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछने के चांसेस थोड़े से कम है। उसका रीजन ये है कि पिछली बार जब बोर्ड ने पूछा था तो उसका बहुत विरोध भी हुआ था और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंडियन पॉलिटी पूछनी ही थी तो आप सिलेबस में दे सकते थे। अगर आपको इंडिया जीके पूछना ही था तो आप सिलेबस में दे सकते थे। लेकिन 2-5 प्रश्न होते तब तक तो हम मान सकते थे कि चलो ठीक है, इतना चलता है। लेकिन 40 से 45 प्रश्न पूछना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है बोर्ड के ऊपर भी, कि क्या जो पेपर सेटर हैं वो क्या सिलेबस को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे। इवन अगर आप देखेंगे उसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न पूछ लिए हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन थे वो प्रश्न पूछे हैं। इंडियन पॉलिटी के प्रश्न पूछे हैं 5 से 6 के आसपास। वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे हैं। इंडियन हिस्ट्री से भर भर के प्रश्न पूछे हैं। और जो प्रश्न सिलेबस में था नहीं, हाँ, ऐसा सिलेबस में था नहीं। और सिलेबस में क्या था, वो था पंचायती राज। तो पंचायती राज से इन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो ये गड़बड़ हुई थी पिछली बार। बट आप देखोगे साथियों, जून 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में आपके जितने भी एग्जाम हुए, चाहे चतुश्रेणी कर्मचारी हुआ है, पटवारी हुआ है, ग्राम सेवक हुआ है, इन एग्जाम्स में एक तो घनश्याम सर कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बोर्ड ने बढ़ा दी है, इसके लिए आलोक राज जी और बोर्ड बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मतलब बहुत बेहतरीन काम उन्होंने कर दिया। 7.5 लाख बच्चों का विद नेम, विद रैंक, विद मार्क्स रिजल्ट जारी करना बहुत ही बेहतरीन काम। ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। ये 6 महीने लगातार आपको अपनी टीम के साथ में जुड़ जाना है, यूट्यूब से जुड़ जाना है। हर एक चीज ऐसा समझ लो, आपको हाथ पकड़ करके नैया पार करवाने का काम अपना संस्थान करने वाला है। यहाँ पर नरेंद्र जी सर, विजेंद्र सर, आपके श्रुति मैम, घनश्याम सर, मैं, हम लोग रेगुलर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लासेस और गाइडेंस सेशन लाने वाले हैं। तो सर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस होगा। देखो, एक तो आपके कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन, कंप्लीट आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। दूसरा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में सिलेक्शन स्ट्रेटजी और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको रिटर्न में कितना स्कोर करना चाहिए। रिटर्न 200 नंबर का होता है सर, 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए टारगेट रखना चाहिए, और ये जो 180 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ये जो 6 महीने बचे हुए, इसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए। तो सर आप स्टार्टिंग में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मैं स्टार्टिंग में एक बात कहना चाहता हूं। हालांकि हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिलेबस का कोई भी पोर्शन, कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है तो उसको ठीक करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं हिंदी में स्कोर करूंगा, क्योंकि ये मान के चलो कि 10,000 बच्चे बोर्ड को ऐसे मिल जाएंगे जिनकी अंग्रेजी भी ठीक होगी, जिनकी हिंदी भी ठीक होगी। तो हमारा काम इतना होना चाहिए कि सिलेबस का एक भी पॉइंट, एक भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए।
और अगर ये 2-3 महीने की बात होती तब तो मैं ये कहता कि आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास में टाइम 6 महीने के आसपास का है। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा इस पर ठीक से फोकस करोगे तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। तो सर आपको साइंस और मैथ और जो करंट अफेयर से संबंधित जानकारी है वो सारी देंगे। उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट जो अपना जीके वाला पोर्शन है, उसके बाद में हिंदी को कैसे अप्रोच करना है, हिंदी की बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद में जो इंग्लिश है उसके लिए क्या क्या करना है और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले एनआर सर आपको बताएंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद में मैं कंप्लीट आपसे सारा जो सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जुड़िएगा आप भी वापस बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, यहां से आगे अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर। मैं कहूंगा पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठना और अपने क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पर एलडीसी का आपके सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया भी है कि इस बार एलडीसी का सिलेबस वही रहने वाला है जो इससे जस्ट पीछे वाली वैकेंसी के अंदर रहा था। तो सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको पता है 2 प्रश्न पत्र होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में से पहला पेपर आपका जीके वाला है जिसमें आपसे 50 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न ही मैथ के पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 150 प्रश्न आपसे पेपर 1 के अंदर पूछे जाएंगे और ये 150 प्रश्न आपके 100 नंबर के होंगे, यानी कि लगभग 0.66 नंबर का आपके एक प्रश्न होगा। और दूसरा पेपर आपके हिंदी और अंग्रेजी का होने वाला है। इसमें हिंदी के आपसे 75 प्रश्न और अंग्रेजी के भी आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही 3 घंटे का पेपर होगा। एक ही दिन के अंदर आपके दोनों के दोनों पेपर होते हैं और ये पेपर भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल आपके जो रिटन एग्जाम है वो रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का होगा और असल मायने में जो गैप डालेगा सिलेक्शन के अंदर वो रिटन मार्क्स में आने वाले मार्क्स ही डालेंगे। हालांकि इसमें टाइपिंग भी है सेकंड स्टेप में। टाइपिंग के बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग से सेशन ले आएंगे। यहां पर से इतना जान लो कि इस रिटर्न में जब आप अच्छा स्कोर कर लोगे तब आपके लिए टाइपिंग कॉल आएगा और टाइपिंग आपको एक तो हिंदी के अंदर टाइपिंग करनी है, उसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और हिंदी के अंदर आपके एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। 25-25-50 नंबर हिंदी का पोर्शन रहेगा और वही सेम चीज आपके अंग्रेजी टाइपिंग होगी। अंग्रेजी के अंदर भी आपको 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा एफिशिएंसी और टाइपिंग के लिए और इसमें भी आपके 50 नंबर रहेगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दोनों में एफिशिएंसी में आपसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का नॉलेज पूछा जाता है। तो इसके ऊपर एक अलग से सेशन लाके अपन और डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि कब से आपको टाइपिंग की शुरुआत करनी चाहिए और अभी से 1 घंटा आधा घंटा आपको किस प्रकार से देना चाहिए कि आपका जब तक पेपर हो तब तक आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच जाओ, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करके आप फाइनली टाइपिंग के अंदर भी 100 में से 90 प्लस स्कोर कर सको। क्योंकि आपका जो फाइनल जो कट ऑफ है ना साथियों, वो फाइनल कट ऑफ 300 में से जाएगी। 300 में से आप कितने नंबर लाते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आगे मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक टारगेट भी देने वाला हूं। अब सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में, क्योंकि इस वाले सिलेबस में सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, तो ये दैनिक विज्ञान वाला जो पोर्शन है जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। साइंस के 50 प्रश्न आपके आने वाले हैं। ये 50 प्रश्नों का सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है। टोटल 10 पॉइंट आपके जो है इन्होंने साइंस के सिलेबस के अंदर दिए हैं। हालांकि इस सिलेबस के ऊपर एक अलग से मैं सेशन भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिस सेशन में आपको मैं ये बताऊंगा कि विज्ञान के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का समाधान क्या है। यानी कि अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। 4-5 दिन के अंदर ही आपको हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू का डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर मिल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोच पकड़ पाओगे कि यार मुझे किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। तो ये 10 टॉपिक है। पहला भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का है, दूसरा धातु अधातु वाला है, तीसरा कार्बन वाला है, फिर प्रकाश वाला कंप्लीट टॉपिक है जिसमें परावर्तन अपवर्तन लेंस सारा सब कुछ है। परावर्तन अपवर्तन दे दिया मतलब दर्पण भी इसके अंदर आपको पढ़ना होगा। विद्युत वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है। उसके बाद में स्पेस और टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है। देन अनुमानशिकी वाला टॉपिक है। पर्यावरण अध्ययन, जंतुओं का आर्थिक महत्व और रक्त समूह, ये बायोलॉजी का टॉपिक है प्योर आपके। ब्लड ग्रुप वाला, आरएस फैक्टर वाला और रोग रोगाणु यानी कि मानव रोग और स्वास्थ्य वाला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट पोर्शन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये वाला जो साइंस का कंप्लीट सेगमेंट है, इसके ऊपर जो अगला सेशन अपना आएगा उसके अंदर डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए, इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों का समाधान क्या है। बकायदा एनसीईआरटी की किताब की कटिंग लगा करके मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला सवाल यहां से पूछा गया है और आगे आपको इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करनी है। अभी इस सेशन में अपन बात कर लेते हैं कि अगर आप साइंस को तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए।
क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बेस्ट बुक्स के बारे में बताओ। तो साइंस के लिए देखो सबसे बेस्ट बुक बोर्ड की फेवरेट, चाहे आरएसएस भी हो चाहे आपकी आरपीएस भी हो, दोनों की फेवरेट होती है एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें। तो यहां पर आप देखोगे मैंने आपके सामने ये कटिंग्स लगाई है, छठी से लेकर के 10वीं तक की जो आपकी किताबें हैं ना मेरे प्यारे साथियों विज्ञान की, उन किताबों को आपसे अच्छे से पढ़ना है। ये देखो कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9, 10 और इनफैक्ट मैं कहूंगा 11वीं और 12वीं की किताब में आपको ये वाले टॉपिक दिए हैं, विद्युत वाला टॉपिक। विद्युत वाले टॉपिक में से जो सवाल पूछे जाते हैं वो 11th 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक है वहां से आपसे पूछे गए। तो इन किताबों को ही आपको पढ़ना है, ये मौलिक किताबें हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी किताबें आपको मिलेंगी कहां पर? तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी किताबें मैंने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से। अभी ये सेशन रिकॉर्ड करने से पहले ही मैंने आपके लिए अपलोड करवाई है। क्वालिटी एजुकेशन आरएस नाम से आप टेलीग्राम सर्च करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। यहां पर मैंने आपके लिए एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों की किताबें अपलोड करवा दी है। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको अपना चैनल। ये देखो, ये रहा क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से। यहां पर जो है ये देखो सारी की सारी आरबीएससी की किताबें हैं, है ना। ये यहां से देखो 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, ये इस प्रकार से आरबीएससी की किताबें, उसके नीचे एनसीईआरटी की पांचों किताबें हैं। यहां पे आप क्लिक करोगे, फाइल वाले सेगमेंट में जाओगे अपने चैनल के, यहां पर आपको सारी किताबें एक साथ मिल जाएगी। इनको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन के अंदर और फोन के अंदर पढ़ भी सकते हो। ऑथेंटिक किताबें ही पढ़नी है अपन को, क्योंकि सवाल लाइन टू लाइन वहीं से उठा करके पूछा जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर क्या ये इतनी सारी किताबें पढ़ना फ्रूटफुल रहेगा? क्योंकि जैसे पहला टॉपिक है आपके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो इस टॉपिक को हम कैसे तैयार करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप इन किताबों को खुद पढ़ो, खूब मेहनत करो, डट करके मेहनत करो, खूब खुद को तपाओ। आपके 50 के 50 सवाल सही करने के काबिल आप खुद को बना लोगे। दूसरी बात यह है कि यार अगर इतनी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए मैं खुद एक साइंस की किताब लेकर के आने वाला हूं, और वो साइंस की किताब आपको जनवरी एंडिंग या फिर फरवरी स्टार्टिंग के अंदर मिल जाएगी, जिसमें आपकी इन 6 टू लेकर 12th तक की किताबों में अपने जो टॉपिक सिलेबस में है उन टॉपिक के अकॉर्डिंग कहां कहां पर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है उसको आसान भाषा के अंदर लिख करके आपको एक किताब अवेलेबल करवाएंगे। तो आपको फरवरी स्टार्टिंग में वो किताब मिल जाएगी। मैं अभी से उस किताब की लॉन्चिंग के बारे में आपको बता रहा हूं। वो किताब आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगी, और उस पूरी की पूरी किताब को अपने एप्लीकेशन के अंदर, जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें मैं पढ़ा भी रहा हूं। तो वहां पर उसके अंदर पर्टिकुलर आपको साइंस के सेगमेंट में अलग से वो कोर्स भी मिल जाएगा, जिस कोर्स में उस पूरी किताब को अपन पढ़ेंगे। तो इस एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आप एक खुद करना चाहो तो एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ना, अगर हमारे ऊपर भरोसा करना चाहो, क्योंकि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे पटवार है, जेल प्रेरी है, पशु परिचर है, कांस्टेबल है, वीडियो है, हर एग्जाम में विज्ञान हमने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ी थी। और आप देखोगे कमेंट बॉक्स में जाकर के देखना, बच्चे एग्जाम देकर आने के बाद कमेंट करते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए में से ही सारे के सारे सवाल आए हैं। तो अगर इतना यूट्यूब के फ्री कंटेंट में से हो सकता है, तो जब आपके लिए प्रॉपर मेहनत की जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब के अंदर, तो वहां पर एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं बचती है। तो ये पूरा का पूरा साइंस का सेगमेंट है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहां से ये किताबें सारी की सारी आप डाउनलोड कर लेना। दूसरी अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो ये करंट अफेयर्स का आपके पाठ्यक्रम है, जो 100 नंबर का पहला पेपर होगा, उसमें जीके वाले पोर्शन के अंदर आपको एक लाइन दी हुई है समसामयिक मामले। अब यहां पर एक कॉमन प्रश्न तो ये आता है कि सर करंट अफेयर्स हमसे राजस्थान का पूछा जाएगा, नेशनल पूछा जाएगा या इंटरनेशनल पूछा जाएगा? तो मैं आपको ये कहूंगा आपको तीनों ही सेगमेंट तैयार करने। हालांकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे तथा संबंधित संगठन और संस्थाएं, ये कंप्लीट टॉपिक वाइज अपन जो है करंट अफेयर्स करते हैं अपने यूट्यूब पर भी। अगर आप करना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, ऑथेंटिक सोर्स क्या होने चाहिए? अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स में एक भी सवाल गलत ना हो, तो एक तो सबसे बेस्ट है राजस्थान का करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए दो चीजें, एक आपकी डीआईपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन इन राजस्थान, दूसरा आपके सूजस बुलेटिन। इन दोनों को डेली के डेली आप पढ़ते रहो। इन दोनों पोर्टल के ऊपर जो जो सूचनाएं आती है उनको डेली के डेली पढ़ते रहो, अपने नोट्स के अंदर ऐड करते रहो। एक आपके इसके अंदर जन सूचना पोर्टल होता है, राजस्थान सरकार की जितनी भी जो योजनाएं वगैरह आती है उनकी सारी की सारी जानकारी इस जन सूचना पोर्टल के ऊपर दी जाती है। ये तीन सेगमेंट तो आप प्रादेशिक स्तर का जो आपके करंट अफेयर्स है उसको यहां से तैयार कर लोगे, और नेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप पीआईबी और दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, इन तीनों न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। तो ये तो वो ऑथेंटिक सोर्स है जहां से आप करंट अफेयर्स को बढ़िया से तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मंथली आप कोई मैगजीन पढ़ना चाहो, मैगजीन पे रिलाई करना चाहो, तो मोमल या क्रोनोलॉजी कोई भी ला सकते हो। बाकी क्रोनोलॉजी जो होती है ये मैक्सिमम चीजों को कवर कर लेती है। तो क्रोनोलॉजी वाली किताब जैसे ये जनवरी 2026 की है, ये ला करके इसको भी आप मंथली पढ़ सकते हो। और अगर आप इतनी सारी मेहनत नहीं कर पा रहे हो खुद, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी ये मेहनत की जा रही है अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं खुद आपको, जैसे कि आप ये देखोगे मैराथन क्लासेस वाला सेगमेंट, मैं खुद आपको इन्हीं सारे के सारे सोर्सेस से करंट
एमसीक्यूज के माध्यम से तैयार करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाता हूं। तो इस यूट्यूब चैनल को भी आपको फॉलो करके रख लेना है। इन सारे सोर्सेज से आप मंथली खुद पढ़ते रहोगे। यहां से नहीं पढ़ पा रहे हो तो केवल ये क्रोनोलॉजी पढ़ लो और अपनी ये यूट्यूब की क्लासेस देख लो, इससे ही आपका करंट अफेयर्स का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कहीं पर भटकना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अपन टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी आपके करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं आपको 6-6 महीने का करंट अफेयर्स भी एक साथ करवाता हूं, एक साल की मैराथन भी करवाता हूं और मंथली करंट अफेयर्स भी अपन पढ़ते हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स और साइंस का सेगमेंट तो मुझे लगता है कि कंप्लीट आपके कवर यहां पर हो गया होगा। इसके अलावा आपको और बाहर जाने की कुछ भी संभावना नहीं है। बस आपको जरूरत यह है कि आप अपने सामने रिसोर्सेस कलेक्ट करो। पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे ये चीजें यहां से पढ़नी है, और वो डिसाइड होने के बाद आप शिद्दत के साथ में पूरा प्लान बना करके कि आज के दिन में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और डे बाय डे उनको पढ़ते जाओ, उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। इस बात की गारंटी है, अगर आपने 5 महीने तक रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ में ये प्लान फॉलो कर लिया तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस जरूरत है एक्शन लेने की, करने की। तो यहां पर तीसरा जो सेगमेंट है अपना, वो तीसरा सेगमेंट आता है मैथमेटिक्स का। और देखो, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर बच्चे के मन में डर रहता है, और ये वो वाला पोर्शन है जिस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने पहले कभी भी मैथ नहीं पढ़ रखी है तो इसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ती है, एक मेंटोर की आवश्यकता पड़ती है। पहली बार जब हम मैथमेटिक्स को कवर करते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं, तो हमें टीचर चाहिए ही होता है ताकि हम मैथ्स के मूलभूत कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो ये मैथ्स का सिलेबस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सिलेबस हालांकि 7 ही पॉइंट आपके सामने ये दिए हुए हैं। सातों के सातों पॉइंट को अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, आपने पहले से मैथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से पढ़ रखी है, तब तो रामनिवास मथुरिया के नाम से एक किताब आती है, वो ला करके उसमें से आप सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद में अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस की भरमार है, वहां जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और ये क्योंकि 50 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, तो मैथ्स में जो बाजी मार जाएगा, 50 में से 50 सवाल भी आप सही कर सकते हो। जो मैथ्स के अंदर बाजी मार जाएगा वो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएगा। मैथ्स ऐसा सेगमेंट है जो बहुत सारे साथियों को धड़ाम से नीचे गिराएगा। तो आपको मैथ्स को अभी से तैयार करके चलना है। अगर पहले से तैयार है तो आप केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, और अगर तैयार नहीं है तो आज अपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं जहां पर आपको फ्री में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट करवाई जा रही है। जैसे मुझे घनश्याम सर बता रहे थे, क्या नाम बताया सर आपने उनका सर का? एमर्स एकेडमी नाम से। हाँ, एमर्स एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। वो सर भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को पीवाईक्यूज को कवर करवाते हैं। आप वहां पर भी रिलाई कर सकते हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके वो क्लियर करवा देंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एमर्स एकेडमी का नाम बताया, तो हालांकि यूट्यूब पर यह होता है कि सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। बाकी अगर आप पर्टिकुलर तरीके से, गाइडेड तरीके से आप चाहते हो कि आपका हाथ पकड़ करके आपको ले जाया जाए, हर एक टॉपिक को समझा करके कवर किया जाए, वहां पर आप डाउट भी पूछ सको, अगर ऐसा आप चाहते हो तो उसके लिए आप अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हो। अपने यहां पर पदम सर 15-20 सालों का उनको मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस है। अजमेर में लाखों बच्चों को उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ाया है, और अभी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और यहां पर उनका पर्टिकुलर एक मैथ्स का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो ये पर्टिकुलर मैथ्स वाले कोर्स में जुड़ सकते हो आप। कोर्स को जब आप परचेस करने जाओगे 499 इसकी आपकी प्राइस है, लेकिन जब आप यहां पर NR21 कूपन कोड यूज कर लोगे तो यहां पर आपको 21% की छूट भी मिल जाएगी। और पदम सर का ये जो कोर्स है ये कंप्लीट मैथ्स वाला सेगमेंट है, और बहुत जल्दी आपको पर्टिकुलर LDC एग्जाम के लिए, जो LDC के एग्जाम में मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के लिए लाइव कोर्स भी पदम सर का अपने एप्लीकेशन में मिलने वाला है। वहां पर आप 1 to 1 पदम सर से सामने जुड़ेंगे, पदम सर पढ़ा रहे होंगे, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका कमेंट देख करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा सर के द्वारा। तो जैसे साइंस मैं आपको लाइव करवाने वाला हूं, वैसे ही पदम सर आपको मैथ्स अपने एप्लीकेशन के अंदर लाइव करवाने वाले। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी इनका लॉन्च होगा बहुत जल्दी, आने वाले 6-7 दिनों के अंदर ही अपने क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन में लॉन्च हो जाएगा। और उसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स भी इनका ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो रिकॉर्डेड जाकर के देखना चाहते हैं वहां से देखना है, उसके बाद में आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं पैसे नहीं लगाना चाहता, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है, जैसे मैंने आपको एमर्स एकेडमी का नाम बताया, तो आप ऐसे चैनल्स पर भी रिलाई कर सकते हैं अगर आपके कुछ टॉपिक ही आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर मैथ्स पहले कभी नहीं पढ़ रखी है तब आपको मेंटर की आवश्यकता होगी ही होगी, और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर, इसलिए यहां पर रिस्क नहीं लेना है। ये कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अगर इतने से अमाउंट के अंदर जुड़ करके आप 50 क्वेश्चन अपने पूरे के पूरे सही कर रहे हो, तो मैं मानता हूं कि ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपको नौकरी दिलाने के लिए, आपको सरकारी दामाद बनाने के लिए बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर अपने तीनों के तीनों सेगमेंट होते हैं कवर। और यहां पर मैं एक जानकारी और भी दे दूं आपको
जो साथी पर्टिकुलर अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप देखोगे पहले भी चाहे पटवार हो, चाहे पहले वाली एलडीसी हो, चाहे अभी आपका वीडियो हो, कांस्टेबल हो, हर एग्जाम में टॉपर कैंडिडेट्स, मतलब मैक्सिमम सिलेक्शन टॉपर्स के साथ में अपने प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं। आप उनका पॉडकास्ट इंटरव्यू भी अपने चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर उनकी पोस्ट, उनके द्वारा दिए गए मैसेजेस वगैरह भी देखते होंगे, तो वहां से आपको अनुमान लग जाएगा पूरे राजस्थान में अभी एक तरफा हवा बनी हुई है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कंटेंट पर मेहनत की जाती है, झूठे वादे नहीं, वादा एक करेंगे और निभाएंगे दो, है ना। मतलब हम अगर आपको 100% देना चाहते हैं तो हम आपसे 80% का वादा करेंगे, लेकिन देंगे 100%। जितना वादा किया जाता है उससे ज्यादा ही आपको दिया जाता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल ट्रस्ट करके, अगर आप तैयारी में पहली बार उतर रहे हो, अगर आप बढ़िया तैयारी अपनी करना चाहते हो, तो आप अपनी शानदार टीम के साथ जुड़ सकते हो। ये जो अपना ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स और साइंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैथ्स पदम जी सर पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश आपको जो है किशन सर पढ़ाने वाले, सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। और रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेगा, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड और कुछ क्लासेस लाइव रहेगी। जैसे साइंस और मैथ्स की क्लासेस इसमें परमानेंट सारी की सारी आपकी लाइव चलेगी। तो आप कंप्लीट वाला कोर्स भी है, इसके अंदर भी जुड़ सकते हो। 1999 रुपए इस कोर्स की प्राइस है, लेकिन जब आप इसको अगर अभी परचेस करने जाओगे ना, तो वहां पर एक कूपन कोड का सेगमेंट आता है, वहां जाकर के आपको कूपन कोड लगा लेना है NR21। इससे आपको इस वाले अमाउंट में 21% की छूट मिल जाएगी, और ये जो है आपके 1580 रुपए के अंदर आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा। और इसकी एक खास बात ये है कि इस कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री के अंदर मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है, दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत सारे साथियों के ये मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे क्लासेस अपडेट नहीं हो रही है या क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहे, तो भाई आप क्वालिटी एजुकेशन का पुराना एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। हमने दिसंबर में उस एप्लीकेशन पे चीजें अपडेट करना बंद कर दिया है। अभी जो है हम लोग सारी की सारी चीजें नए एप्लीकेशन में अपडेट कर रहे हैं। तो आपको करना इतना सा है कि आपको अभी जो आपके पास क्वालिटी एजुकेशन का ऐप है उसको अनइंस्टॉल करना है, और नया वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना है। नए एप्लीकेशन में आप वापस से अपने आईडी पासवर्ड बनाएंगे, और जिस नंबर से आपने उस ऐप में बना रखा था उसी नंबर से इस ऐप में आपका पुराना सारा का सारा डाटा भी आ जाएगा। तो यहां पर आपको इसके साथ में भी जुड़ जाना है, जो साथी जुड़ना चाहते हैं। अब आगे मैं जो है आमंत्रित करना चाहूंगा घनश्याम सर को, क्योंकि यहाँ आगे जो है आपके जेके वाला सेगमेंट, इसके बारे में कंप्लीट बुक्स की स्ट्रेटजी और आगे की रणनीति आपको सर बताने वाले हैं। बाद में अपन लास्ट में वापस से जुड़ेंगे 180 डेज की प्लानिंग डिस्कस करने के लिए, और आपको टारगेट क्या लेकर के चलना चाहिए उसके लिए। तो लास्ट में अपन वापस जुड़ेंगे, तब तक जो है यहाँ पर जीके वाला सेगमेंट आपको घनश्याम सर करवाएंगे। सर प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है, तो एनआर सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि साइंस को आपको कैसे अप्रोच करना है, मैथ आपको कैसे पढ़नी है, करंट की उनकी जो बुक्स आने वाली हैं वो कब आएगी, तो इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अब जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे या जिस सेगमेंट पर बात करेंगे हमारे सिलेबस पर, वो है हमारा जनरल नॉलेज वाला टॉपिक। क्योंकि देखो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को इस क्लास में ऐसे बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये टॉपिक पढ़ लीजिए, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, या फिर आप इस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हैं, इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बोर्ड इनसे प्रश्न नहीं पूछता, तो ऐसी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि मैं आपको एक भी टॉपिक, एक भी सब्जेक्ट छोड़ने की यहां पर सलाह नहीं दूंगा, और इसके अलावा भी मैं सिलेबस के अलावा भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बोर्ड पूछ सकता है। हालांकि वो सिलेबस में लिखे हुए नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उनका रिलेशन किससे है, हमारे सिलेबस के टॉपिक से है। जैसे हमारे सिलेबस में जो दूसरा यहां पर दिया हुआ है वो है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अब देखो, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में क्या देखना है आपको। पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी के नाम से यहां पर टॉपिक लिख रखा है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे या फिर कुछ आपको ऐसे भी बताएंगे कि नहीं, आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिलेबस में यही टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से ब्रेक करोगे तो भारत का जो भूगोल दिया हुआ है उसमें एक तो आपको भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ना है, पहली बात तो ये। क्योंकि अगर भूगोल सिलेबस में है और स्थिति विस्तार से प्रश्न आ जाए तो इसमें आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में एक आता है भारत के भौतिक प्रदेश, यानी जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके बाद में जो वन एवं वन्य जीव है वो वाला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें। और उसके बाद में मैं आप लोगों से एक सलाह दूंगा कि अभी टाइम भी अच्छा खासा है और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, पटवार वीडियो की पहले कर चुके होंगे, तो उसमें एक टॉपिक और था अफवाह तंत्र के नाम से, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे ये रिलेट होता है। जैसे मान लो अफवाह तंत्र में आपने झील पढ़ी, कौन सी झील पढ़ी, लोकटक झील। अब लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और वहां पर कौन सा
प्राणी मिलता है तो वहां पर मिलता है डांसिंग डियर के नाम से, ठीक है। तो इसको अगर आप इनडायरेक्ट रूप से देखोगे तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये वन्य प्राणी जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है उसी से वहां पर ये डायरेक्ट रिलेट होता है। तो कम से कम अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक तो आपको कम से कम यहां से पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी में यहां पर लिखा हुआ है हमारे टॉपिक जलवायु के नाम से, तो जलवायु आपको कंप्लीट पढ़नी है राजस्थान की। उसके अलावा वनस्पति और मृदा लिखी हुई है, तो राजस्थान की जितनी भी मिट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, और जो मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसको बहुत ध्यान से देखना है। उसके अलावा अगर लिखा हुआ है प्रमुख भौतिक विभाग, तो भौतिक प्रदेश पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको। उसके अलावा जनसंख्या और जनजातीय यहां पर लिखी हुई है, तो ये भी आपको पढ़ना है। और आगे लिखा हुआ है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें लिखा हुआ है खनिज, तो खनिज का टॉपिक आपको पढ़ना ही है। आपको पता है हर एक एग्जाम में एग्जामिनर इससे प्रश्न पूछता है। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है वन, तो वन यानी वनस्पति पूरी राजस्थान की, चाहे सेवण घास हो, धामण घास हो, खेजड़ी के बारे में हो, रोहिड़ा के बारे में हो, तो जितने भी वन है, जैसे प्रादेशिक वन है, आरक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, नवीनतम हमारी जो वन रिपोर्ट है इसको पढ़ना है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से उसी से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा यहां पर जल लिखा हुआ है, तो जल में क्या आएगा, तो जल में आपको पढ़ना है एक तो अपवाह तंत्र आपको पढ़ना है पूरा, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो पूरा पढ़ना है, और इसमें नदियां भी शामिल होती हैं और जिले भी शामिल होती है। तो ये जल जो यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब आप ये समझो कि आपको अपवाह तंत्र भी यहां पर पढ़ना है। उसके अलावा यहां पर पशु लिखा हुआ है, तो आपको पशु संपदा भी पढ़नी है ज्योग्राफी में, और जहां पर पशु संपदा आती है वहां पर जो पशु गणना है वो भी आपको पढ़नी है, जो अभी नवीनतम चल रही है। उसके अलावा वन्य प्राणी और संरक्षण, तो वन्य प्राणी यानी जैसे हम अभ्यारण्य वगैरह पढ़ते हैं, जो नेशनल पार्क वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी आपको कंप्लीट यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। आगे मैं इसके संबंध में बुक्स भी बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी इसके लिए। तीसरा पॉइंट है कि राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास के नाम से, अब देखो जो वीडियो की तैयारी की थी जिन्होंने और उनका किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो लोग ध्यान से देखें कि इसमें जो सिलेबस वीडियो में दिया हुआ है उसी तरह का सेम सिलेबस यहां पर भी दिया हुआ है। उसमें भी एक टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख फसलें, तो यहां पर भी आपको प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ना है, चाहे वो फसलें रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो वाणिज्यिक फसल हो, किसी भी तरह की फसल हो, चाहे तो तंबाकू वाली फसल हो, जो भी फसलें आप राजस्थान की इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उन सभी को आपको बहुत ध्यान से यहां पर पढ़ना है। उसके अलावा कृषि आधारित उद्योग लिखे हुए यहां पर, ये टॉपिक लिखा हुआ है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। अब देखो पिछली बार क्या हुआ था कि अगर आप पेपर को ध्यान से देखोगे तो अक्सर हम उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं कि सूती वस्त्र की उद्योग की शुरुआत कहां से हुई, कौन सी मिल कहां पर है, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पिछली बार जो उद्योगों से प्रश्न आए थे वो प्रश्न उनकी थ्योरी से लेकर के आए थे, यानी जो बेसिक बातें हैं उनसे लेकर के प्रश्न पूछा गया था। जैसे एक प्रश्न था कि फुटलूच जो उद्योग होता है वो क्या होता है, सनराइज उद्योग क्या होते हैं। उसके बाद में अभी वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर एक प्रश्न था कि सीमेंट के विकास में राजस्थान में कौन कौन सी बाधाएं हैं सीमेंट के विकास में, तो उसके संबंध में भी आपको पढ़ना है। और ये आपको कहां पर मिलेगा, तो ये सब आपको या तो जो इंद्र ग्रंथ अकादमी की बुक है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा वहां मिल जाएगा, नहीं तो हमारी जो आरबीएससी की बुक्स हैं भूगोल के ऊपर वहां पर आपको मिल जाएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपको इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ वहां पर थ्योरी देखनी है कि कौन से उद्योग के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो सब चीजें भी आपको इसमें तैयार करनी होगी। उसके अलावा आगे है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, तो सिंचाई परियोजना पढ़नी है, इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना, उसके संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सभी पढ़नी है। उसके अलावा मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजना है, यानी जो हमारा जो मरुस्थल है उसमें जो भूमि है उसके विकास के संबंध में कौन कौन सी परियोजना चल रही है, चाहे मरु विकास कार्यक्रम हो, चाहे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम हो। उसके अलावा और भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो मरुगोचर योजना है ना, अरावली हरित अरावली के संबंध में भी एक योजना चल रही है। तो मरुभूमि के विकास के संबंध में जो जो योजनाएं चल रही है उन सभी योजनाओं को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा एक हस्तकला उद्योग है, तो हस्तकला उद्योग को भी पढ़ना है कि हस्तकला में क्या क्या चीजें शामिल है और कौन सा उद्योग या फिर कौन सा जो हस्तकला है वो किस जिले की है और वो क्यों प्रसिद्ध है, इसके संबंध में भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो विभिन्न आर्थिक योजनाएं चल रही है उसके बारे में पढ़ना है, जो कार्यक्रम है उनके बारे में पढ़ना है। हमारी जो भी विकास की संस्थाएं हैं, चाहे रिको हो चाहे राजसिको हो, उन सभी के बारे में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके सिलेबस में कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर आप इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें राजस्थान पॉलिटी का सेगमेंट नहीं है, यानी ये मान के चलो कि न के बराबर है। इंडियन पॉलिटी भी नहीं थी पिछली बार, लेकिन बोर्ड ने तो पूछी ही थी। हालांकि इस बार थोड़ी सी संभावना कम है पूछने की, लेकिन इसके संबंध में हम जब एग्जाम आएगा तो एक क्लास कर लेंगे उसके संबंध में भी। अगर मान लो गलती से पूछ ले एक आध प्रश्न आ जाए तो भी आप लोग उससे आराम से डील कर सकते हो।
यहां पर राजस्थान पॉलिटी का सिर्फ एक टॉपिक लिख रखा है, वो है पंचायती राज। और इसके संबंध में आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, मैं इसको यूट्यूब पर करवा दूंगा। हालांकि एक क्लास मैंने पंचायती राज जब वीडियो का एग्जाम हुआ था उस समय करवाया था, तो उसी को आप देख भी सकते हो, या फिर इससे संबंधित कोई भी नए डेवलपमेंट राजस्थान में हुए हैं तो उसके संबंध में हम एक नई क्लास इसके संबंध में ला सकते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर आप निश्चिंत रह जाइए, मैं आपको इसको यूट्यूब पे करवा दूंगा। उसके अलावा अब हमारा सेगमेंट आता है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के मामले में। अब देखो, राजस्थान के इतिहास के सिलेबस को देखोगे तो ये थोड़ा सा बहुत नैरो सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। एक है मध्यकालीन इतिहास, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है मध्यकालीन इतिहास। इसका मतलब है कि आपको राजवंश भी पढ़ने पड़ेंगे और मध्यकाल में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था कैसी थी उसके संबंध में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है तो क्यों ना हम एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा इसमें पढ़ ले। जैसे हमारा जो प्राचीन राजस्थान है उसके संबंध में, तो एक तो राजस्थान का में जितने भी जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या फिर उसके बाद में जो राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में जो शिलालेख है उसके बारे में भी मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न हो सकता है कि एक दो इससे संबंधित पूछ ले, क्योंकि राजस्थान का इतिहास नाम से हमारे यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। उसके अलावा सबसे बड़ा पोर्शन आता है हमारे मॉडर्न जो राजस्थान का इतिहास है उसके संबंध में आता है। तो पहला है कि इसमें सिलेबस है स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना। तो स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका थी, और बहुत सारे जैसे जयनारायण व्यास हैं, माणिक्यलाल वर्मा है, प्रजामंडल आंदोलन है, वो सब इसके संबंध में आएंगे। राजनीतिक चेतना के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन मेरे आपको बता दिया। उसके बाद में राजनीतिक चेतना में जो समाचार पत्र हैं, जो संस्थाएं हैं हमारे राजस्थान की, वो सब चीजें इसमें आएगी। उसके अलावा राजनीतिक पुनर्गठन, राजनीतिक पुनर्गठन में राजस्थान का एकीकरण आएगा। उसके अलावा एक है लोक भाषाएं और बोलियां और साहित्य। तो राजस्थान की लोक भाषाएं कौन कौन सी है, बोलियां कौन कौन सी है, और राजस्थान का साहित्य कौन कौन सा है। जैसे अभी आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि प्रश्न पूछा गया था कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है उनकी कौन कौन सी रचना है, रांगे राघव जो है उनकी कौन कौन सी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया जो है उनकी कौन कौन सी रचना है। तो ये सब एग्जामिनर यहाँ पर पूछता है, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स आप लेकर के चल सकते हो। उसके अलावा एक है लोक संगीत और लोक नृत्य। तो लोक संगीत में हमें सारे जो संगीत हैं उसके संबंध में देखना पड़ेगा, और उसके बाद में लोक नृत्य में जो घूमर नृत्य हैं, जो हमारे वालन नृत्य हैं, ग्रासिया नृत्य हैं, उन सभी को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, ये राजस्थान के जो भी एग्जाम होता है उसके सिलेबस में जहां पर आर्ट कल्चर होती है वहां पर ये होते ही। उसके अलावा मेले त्योहार है, रीति रिवाज है, जो भी वेशभूषा है वो सभी इसमें शामिल है। यानी आप ये मान सकते हो कि राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है वो लगभग यहाँ पर पूरी इसमें दी हुई है। चाहे भाषा साहित्य लो, चाहे आप बोलियां लो, या फिर जो मेले त्योहार है, लोक देवता, देवियां, रीति रिवाज, वेशभूषा, लोक संगीत, लोक नृत्य, इन सभी चीजों को यहाँ पर शामिल किया है। इसका मतलब है कि हमें कंप्लीट एक तो क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की हिस्ट्री भी हमें पढ़नी पड़ेगी कंप्लीट, और उसके बाद में राजस्थान का जो आर्ट कल्चर है, राजस्थान की कला संस्कृति है, उसको भी बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके अलावा एक और दिया हुआ है राजस्थान का औद्योगिक विकास, यानी प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी रिको ने कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए, जापानी पार्क कहाँ है, कोरियन पार्क कहाँ है, इन सब के बारे में एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। यानी हमें उद्योगों के बारे में भी पढ़ना है और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं वो भी देखना है। उसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता, ये सब उद्योग के टॉपिक है, खनिज आधारित बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब के बारे में पढ़ना है। और एक नीचे दिया हुआ है ऊर्जा वाला टॉपिक, ये ऊर्जा वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। यानी ज्योग्राफी वाला हिस्सा कंप्लीट आपको पढ़ना है, और थोड़ा सा हिस्सा किसका है, इकोनॉमिक्स का है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ करके जाना है। तो ये कंप्लीट पोर्शन किसका हुआ, हमारे जो राजस्थान जीके और जो इंडिया जीके हैं उसके संबंध में हो गया। ठीक है, तो ये सब टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसमें आपको बताइए कि जो पहला पेपर होगा उसमें 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न मैथ के आएंगे, 50 साइंस के आएंगे, और 50 से जो पूरा हिस्सा है जीके जीएस वाला, इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को वहां पर तैयार रहना है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें। देखो, सबसे बेस्ट बुक होती है वो होती है जिससे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, जिसको बोर्ड भी रेफर करता है, जो सबसे ऑथेंटिक होती है, वही मेरी नजर में क्या है, बेस्ट बुक है। तो अगर आप देखोगे तो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 और कक्षा 10 ये दोनों किताबें अभी लेटेस्ट है, ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, अभी ये जारी की गई है। तो कक्षा 9 वाली बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। तो इसमें आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, वो सभी चीजें कहां पर मिल जाएगी, आपको इसमें मिल जाएगी। और ये मान के चलो कि अगर एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड अब तक प्रश्न दे रहा है, वो सारे ही प्रश्न, ये 99% प्रश्न कहां से आ रहे हैं, वो इन्हीं किताबों से बन करके आ रहे हैं। उसके अलावा एक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के नाम से है,
तो ये भी किताब बहुत ही शानदार किताब है, क्योंकि इसमें इतिहास भी दिया हुआ है और राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ये दोनों बुक्स कहां पर मिलेगी, तो या तो आप जो आरबीएससी की वेबसाइट है वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो जो क्वालिटी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल एनआर सर ने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से, तो वहां पर भी इनको शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इसके अलावा और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ रखा है, अपने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं, तो लास्ट टाइम पे उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपने वो बना रखे हैं तो उनको आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, लेकिन साथ साथ वो सब बातें जो इन बुक्स में शामिल हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन जो अगर आप पशु परिचर का एग्जाम देखोगे, जेल प्रहरी का एग्जाम देखोगे, उन सभी एग्जाम्स में जो है वो आपसे इसी किताबों से डायरेक्ट प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। ठीक है, तो ये दोनों किताब आप याद रखेंगे, ये सबसे बेस्ट बुक्स है। उसके अलावा भी अगर किसी का मन है कि नहीं सर मैं तो और ऑथेंटिक पढ़ना चाहता हूं या फिर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहता हूं, तो ये दो राजस्थान हिंद ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं। एक राजस्थान का भूगोल के नाम से हरिमोहन सक्सेना की आती है, और उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत जो हुकुमचंद जैन और नारायण लाल जो माली है उनकी आती है हिंद ग्रंथ अकादमी की। इन दोनों बुक्स को भी पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि ये बुक्स बता भी दूंगा मैं ऑथेंटिक, उसके बावजूद भी आप वही पढ़ोगे जो आप काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, यानी नोट्स। हालांकि नोट्स में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हाँ इन दोनों बुक्स को आप लोग ध्यान रखना कि इसमें जो बातें शामिल हैं, इसमें जो चीजें दी हुई है वो तो डिट्टो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए। उसके अलावा चाहे आप कोई सी भी और जो नोट्स पढ़ो, चाहे बुक्स पढ़ो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये दोनों बुक्स को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो इन्हीं को देख करके वहां पर पेपर बनाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा और अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी की पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की, तो राजस्थान का भूगोल के नाम से विजेंद्र सर जो है उनकी एक बुक है क्वालिटी एजुकेशन की। ये राजस्थान का भूगोल के नाम से हमारी बुक आई हुई है मार्केट में, और ये आपको कहीं पर भी जो बुक स्टोर है वहां पर मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि ये थोड़ी सी अच्छे स्तर पर लिखी गई है, थोड़ी सी शॉर्ट भी है, और आपको पढ़ने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। इसमें बहुत ही शानदार शानदार डायग्राम बनाए हुए हैं, तो वो सब चीजें इसमें आप देख सकते हो। उसके अलावा जो ये भारत व राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, अभी जो ये बुक चल रही है क्वालिटी एजुकेशन की, तो इसमें नीतियां, मिशन, कार्यक्रम और अभियान ये सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मरु विकास से संबंधित योजनाएं, तो वो वहां पर यहाँ पर कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक्स को लेकर के। अब देखो, ये दूसरा पेपर है हमारे पेपर सेकंड, उसमें एक तो जनरल हिंदी आएगी और वो क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। मुझे बताइए कि राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सभी जो हिंदी वाला जो पोर्शन है वो आपका मजबूत होगा, लेकिन जो अंग्रेजी है वो आपकी थोड़ी सी कमजोर होगी। तो जो कमजोर है उसको और मजबूत करना है, और जो मजबूत है उसको जो मजबूत और भी करना है। तो यहां पर जैसे हिंदी वाला है तो हिंदी से 75 प्रश्न आएंगे, और 75 प्रश्न ही किससे आएंगे, अंग्रेजी से आएंगे। हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में एक तो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझने की जरूरत होती है। यानी इनको पढ़ने के लिए अगर आपके पास में अगर आप कोई टीचर की मदद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जो समझने वाले हैं। बाकी अगर आप पर्यायवाची शब्द देखोगे, विपरीतार्थक शब्द देखोगे, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द देखोगे, शब्द युग्म है, संज्ञा शब्दों से विशेषण को बनाना है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, यानी जो वाच्य वाला टॉपिक है। उसके अलावा क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, और उसके अलावा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको रटनी ही पड़ेगी, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप क्रिया वाला एक टॉपिक देखोगे तो उसमें भी थोड़ा सा समझने में जैसा आता है, लेकिन 1-2 घंटे का मामला है, वो पूरा टॉपिक 1-2 घंटे में आप कंप्लीट उसको समझ सकते हो। उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ये आपको रटनी ही है। उसके अलावा अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, ये पारिभाषिक शब्दावली भी आपको रटनी ही पड़ेगी। उसके बाद में सरल और संयुक्त और मिश्र वाक्य, यानी आपके पास में एक इंग्लिश का सेंटेंस आएगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, और उसके बाद में कोई हिंदी का सेंटेंस आएगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो ये ट्रांसलेशन वाला जो मामला है ये भी यहां पर पूछा जाएगा। उसके अलावा कार्यालय पत्रों से संबंधित आपको इसके संबंध में नॉलेज होनी चाहिए। तो चार टॉपिक ऐसे हैं जैसे संधि, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय है। इनको तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न आएंगे वो इनसे ज्यादा आएंगे। और दूसरी बात कि अगर इनसे प्रश्न आएंगे वो गलत भी नहीं होंगे। उसके अलावा जो हमारा जो वोकेब वाला पार्ट है, जो शब्दावली वाला पार्ट है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, इनको भी बहुत डिटेल में आपको देखता है। जैसे यहाँ पर एक संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे मान लो एक भारत शब्द है, एक संज्ञा है, उसके बाद में अगर हम ये प्रत्यय लगा देंगे तो ये भारतीय बन जाएगा, ये क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो शब्दावली है उसको भी आपको यहाँ पर देखना है। अब अगर हम हिंदी की बेस्ट बुक्स देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि बेस्ट वही है जो बोर्ड पूछता है जिससे प्रश्न, और साथ ही में वो ऑथेंटिक भी होती है। तो हिंदी के लिए 2 बुक्स है, एक तो ये 9 से 12 की हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध के नाम से है, या फिर अगर आप
ये देखना चाहते हैं तो ये इससे बेहतर है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल वगैरह आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे। नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से 9, 10, 11 और 12th के लिए बनी हुई थी, तो ये आप देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे राघव प्रकाश, यानी जो राघव प्रकाश की बुक आती है सामान्य हिंदी के नाम से, ये भी बहुत ही शानदार बुक है, इसको भी आप वहां पर देख सकते हो। तो 75 प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं आपको 3 बुक्स यहां पर बता रहा हूं। कुछ लोगों को लगेगा कि सर क्या तीनों बुक्स पढ़नी जरूरी है, तो जो चीजें इन दोनों में कॉमन है उसको नहीं पढ़ना है, जो उनमें कॉमन है उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ अगर आपको इस बुक में नया लगे तो उसको आपको जरूर पढ़ करके जाना है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न आएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे। जबकि एग्जाम्पल बहुत ही शानदार, अगर बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने हैं, बहुत ज्यादा उदाहरण आपको देखने हैं, तो आपको वहां पर जो व्यवहारिक हिंदी के नाम से राघव प्रकाश की बुक आती है वहां पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हिंदी की बात। इंग्लिश की बात करें तो जैसे हिंदी में मैंने कहा था कि 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझने लायक होते हैं, बाकी टॉपिक्स को आपको याद करना है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो टेंस है, तो ये आपको समझने हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, ये आपको आराम से कर सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। उसके अलावा आर्टिकल डिटरमिनर्स है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, और जो ग्लोसरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, और ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। और लेटर राइटिंग भी इसके सिलेबस में यहाँ पर शामिल किया हुआ है, जिसमें डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर वोकेब याद नहीं रहती, या फिर वोकेब को कैसे याद करें, तो इसके लिए आप मार्केट में अगर आपको लगता है कि कोई बेस्ट नोट्स है उनमें बहुत अच्छी वोकेब दी हुई है, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी रणनीति ये होती है कि बोर्ड ने पिछले एग्जाम में कौन से वोकेब पूछी है, कौन से एंटोनिम्स पूछे हैं, कौन से सिनोनिम्स पूछे हैं, उनको आप देखें, और कम से कम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो तो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा और भी वोकेब आप याद कर सकते हो। वोकेब वाला पोर्शन ऐसा है कि इसको अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके बहुत अच्छे स्तर पर कवर होगी, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 75 प्रश्न इंग्लिश से आएंगे, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, और इसका कोई भी पॉइंट, कोई भी पोर्शन आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसकी बुक्स देखना चाहते हैं तो बीके रस्तोगी साहब की एक बुक आती है इंग्लिश के नाम से, तो ये इंग्लिश की बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हो। हालांकि ये हो सकता है कि ओल्ड वर्जन हो, जो लेटेस्ट वर्जन हो इस बुक का वो आप मार्केट से परचेज कर लेना, और ग्रामर वगैरह वहां से पढ़ लेना, इसमें आपको वोकेब भी मिल जाएगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स है जो इंग्लिश को लेकर के बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो उनके भी नोट्स अगर आप लोग देख सकते हो, अगर आपको वो अच्छा लगे और उनका स्तर वैसा हो जैसा बोर्ड वर्तमान में पूछ रहा है, तो उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो। हालांकि ये इंग्लिश जो है उसके लिए ये बुक बहुत ही शानदार मानी जाती है। उसके अलावा अगर आप किसी टीचर की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं इंग्लिश को समझने के लिए, जैसे टेंस है, एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जो टॉपिक समझने के हैं उनके मामले में आप टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं, कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पर भी अथाह ज्ञान का भंडार है, वहां पर भी आप आराम से इसके संबंध में सारे लेक्चर आप वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा कंप्लीट इसके संबंध में। अब जो एनआर सर है वो आपको बताएंगे कि इसके संबंध में जो आपका जो लास्ट का 180 डेज का प्लान है वो क्या होना चाहिए। तो इन बुक्स को देख लेना, हालांकि इसकी पीडीएफ आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, वहां पर आप इसको आराम से देख सकते हैं और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब एनआर सर आएंगे और वो आपको बताएंगे कि इसके संबंध में आपकी रणनीति यानी 180 डेज का प्लान क्या होना चाहिए। आइए एनआर सर। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके लिए अब यहाँ पर अगली जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो ये कि हम लोग टारगेट क्या लेके चले। एक तो ये कॉमन सवाल आप सब लोगों का रहता है, तो यहाँ पर पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि टारगेट आपको पिछली जो 2 वैकेंसीज हुई है 2018 में और अभी लेटेस्ट में 2025 में 24 वाली वैकेंसी जिनको ज्वाइनिंग 25 में मिली थी, उन दोनों के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो 2018 वाली वैकेंसी थी ना, उस 18 वाली वैकेंसी में आपकी 10,000 पोस्ट थी, है ना, लगभग 10 या 12,000 के करीब पोस्ट थी। और यहाँ पर ये वाली जो वैकेंसी है आपकी 2024 वाली, इस वाली वैकेंसी के अंदर लगभग 4,000 प्लस पोस्ट थी। और इस 4,000 प्लस वाली पोस्ट के अंदर क्योंकि अभी कंपटीशन जो है आपका वो इसके अकॉर्डिंग अपन मेजर करके देखेंगे, तो यहाँ पर इसकी पिछली मैंने कट ऑफ आपके सामने लगा रखी है, और हम हमेशा जनरल की कट ऑफ को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो आपकी 142 गई है। 200 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से 142 नंबर जिसके आए थे वो बच्चा टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। देख रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर आप क्या टारगेट सेट करके चलोगे फिर मेरे अनुमान से, क्योंकि देखो आपके 100 नंबर की टाइपिंग भी होती है, और 100 नंबर की टाइपिंग में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 50। अगर इन 50 को हम 142 में जोड़े तो ये कितने हो जाएंगे आपके 192 हो जाएंगे। जबकि इसकी अपन फाइनल कट ऑफ की बात करें ना, जो टाइपिंग के बाद में कट ऑफ गई थी, वो टाइपिंग के बाद वाली कट ऑफ लगभग 232 के आसपास गई थी।
यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हो आप, 232, 92 से 32, लगभग यहाँ पर आपके जो है 40 नंबर का वेरिएशन और आ गया। यानी कि टाइपिंग में अगर आप 90 नंबर लेकर के आते, जिस बच्चे के इस वाले स्कोर के बाद में टाइपिंग में 90 से ज्यादा नंबर आए थे, वो बच्चा फाइनल सेलेक्ट हुआ था। तो टाइपिंग की स्ट्रेटजी पर अपन बात करेंगे कि टाइपिंग में तो आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, लाए जा सकते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम पहला अपना टारगेट है कि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो हम रिटन में कितना स्कोर करें। तो ये 142 तो पिछली बार की कट ऑफ है, इसमें मेरे अनुमान से आपको 40 नंबर और जोड़ लेने चाहिए। आपको 180 नंबर का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। है आपका कि टारगेट इन रिटन एग्जाम, या आपको कोशिश करनी है 180, और ये 180 नंबर लाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा का पूरा इसका जो प्लान बताऊंगा, 180 डेज का आपका प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप आराम से 180 नंबर ला सकते हैं। आपने सीईटी पहले से पास कर रखी है, और अब आपके सामने है क्या क्या, देखो 180 डेज प्लान, यानी कि आपके पास कितने महीने हैं, 6 महीने हैं, 6 मंथ्स है। इन 6 मंथ्स को आप 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करो, 3 मंथ प्लस 2 मंथ प्लस 1 मंथ, 3 पोर्शन में आप डिवाइड करोगे। और 3 पोर्शन में से ये जो पहले 3 महीने है ना इसके, इन पहले 3 महीनों के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी आपके एलडीसी का सिलेबस जो अपन ने अभी डिसाइड किया है, डिस्कस किया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे के 2 महीने में आपको करना है रिवीजन। इस टाइम में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा क्या चीज कैसे करनी है। और ये जो लास्ट का 1 महीना है, इस लास्ट के 1 महीने में होगा आपका फाइनल रिवीजन, और ये फाइनल रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स से करोगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने उसके ऊपर भी अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो सिलेबस को आप 3 महीने में कैसे पूरा करोगे, तो सिलेबस में आपके पास है क्या, हम बात करें तो जो मेजर पोर्शन है आपके, वो एक तो है हिंदी का, हिंदी के बाद में एक मेजर पोर्शन है आपके इसके अंदर इंग्लिश का, इंग्लिश के बाद में जो सबसे ज्यादा 50 नंबर मैथ्स के नंबर है आपके, और 50 नंबर ही आपके साइंस के हैं। यानी कि ये 4 पोर्शन तो ऐसे है जो 75 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, और 50 क्वेश्चन ही साइंस के आ रहे हैं। आप देखोगे 50 50 100 और 75 75, ये कितने हो गए, लगभग 150 और 100, लगभग 300 में से 250 प्रश्न तो ये 4 सब्जेक्ट लेकर के जा रहे हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट को तो आपको अभी से अच्छा कर लेना है। हालांकि आप सीईटी पास करके आए तो मैं मानता हूं राजस्थान जीके का पोर्शन आपका पहले से थोड़ा बहुत अच्छा होगा ही। तो वहां पर जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, इस जीके वाले पोर्शन में से भी 50 नंबर आएंगे। इस वाले पोर्शन को आप दिशा पढ़ करके भी अच्छा कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आप दिशा पढ़ करके भी आराम से 35 प्लस सवाल जो है इसके राइट कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी है इन वाले सेगमेंट के ऊपर, और इन सेगमेंट को आपको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए अभी से ये प्लान करके चलना है कि डेली आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन चारों सब्जेक्ट को तो डेली कम से कम 2-2 घंटे का टाइम देना ही है। 2-2 घंटे की अगर अपन बात करें तो 2 चौक 8 घंटे तो ये हो जाते हैं, यानी कि 8 आवर्स का टाइम तो आपके इन चारों सब्जेक्ट को जाना चाहिए। बाकी आप 1 से 2 घंटे का टाइम डेली आप इसको भी दे सकते हैं, जीके वाले सेगमेंट को भी अभी से ही। अगर आप इस प्रकार से लेके चलेंगे तो ये स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपके चारों सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये जब सिलेबस पूरा करो, इस टाइम में पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा है ना, इस एक टॉपिक को आप चाहे वीडियो कोर्स से पढ़ो चाहे आपके नोट्स से पढ़ो, एक बार पढ़ लिया, पढ़ते ही तुरंत उस टॉपिक की टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। आपको तुरंत टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, और टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ में आपको पीवाईक्यू भी उसके लगाने हैं। हाथों हाथ वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो पहली बार जब इसको सिलेबस को कवर करो तो टॉपिक को पढ़ते ही टेस्ट की प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू लगा के उस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। पहला हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट 3 महीनों में। अगले 2 महीनों में क्या रहेगा, अगले 2 महीने में ये रहेगा, यहां पर आप फुल लेंथ के टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। उन फुल लेंथ के टेस्ट के प्रैक्टिस के समय पहला टेस्ट उठाया और उस पहले टेस्ट को देंगे। पहले टेस्ट को दोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं, किन किन टॉपिक्स में आपको रिवीजन की आवश्यकता है। वहां पर आप वापस से अपने नोट्स की तरफ जाओगे, और फुल लेंथ टेस्ट के अंदर व्याख्या के अंदर जो जो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, उन चीजों को वापस आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर करके अपने नोट्स को भी रिच करते जाओगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा रिवीजन करना है। और यहां पर आप जब नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर रहे होंगे, उनको अलग पेन से ऐड करना है अपने नोट्स के अंदर या अपनी किताब के अंदर। और फाइनल जो ये लास्ट का 1 महीना रहेगा, इस टाइम में भी आप फुल लेंथ के कम से कम 10 से 15 टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस के साथ में जो शॉर्ट नोट्स आपने यहां पर बनाए थे उनका आप रिवीजन करेंगे। इस तरीके से अगर आप चीजों को लेकर के चलेंगे, डैम श्योर इन 6 महीने में, इन 180 दिनों के अंदर सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब बात यहां पर यह आती है कि सर हम जो टॉपिक कवर करेंगे, उन टॉपिक को कवर करते टाइम यहां पर जो टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे वो कहां से करें। तो इसके लिए आपको अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है, पेपर 1 और पेपर 2 की। और मैं कहूंगा अभी आप जैसे अभी मान लो आप क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ गए, अभी इसके अंदर टोटल आपको 20-20 40 टेस्ट दोनों पेपर के दिए हुए, इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। मैं कहूंगा किसी ना किसी और अदर एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करना,
है ना। आपके पास क्योंकि अभी वक्त अच्छा है, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में आप 2 इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हो। इससे 2 इंस्टीट्यूट की अलग अलग आपको स्ट्रेटजी, अलग अलग अप्रोच पता चलेगी, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। अगर आपने पहले कहीं से टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसी को फॉलो करते हुए चलना है, उससे मिस नहीं होना है। नहीं ले रखी है तो जुड़ जाना। राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, शेड्यूल वाइज पहला टेस्ट है। पहले टेस्ट के अंदर आपको दिया हुआ है कि ये टॉपिक आपको तैयार करना है, उन सब्जेक्ट के वो टॉपिक आप पढ़ोगे, फिर जाकर के आप टेस्ट लगाओगे। फिर दूसरे टेस्ट में जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे, जाकर के टेस्ट लगाओगे। ऐसे करके आपके 24 टेस्ट, तो दोनों पेपर के 12-12 टेस्ट आपके शेड्यूल वाइज है। शेड्यूल वाइज पूरे होने के बाद में फुल लेंथ है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सिलेबस को कवर करने का, टेस्ट सीरीज के साथ साथ चलने का। और इससे ज्यादा आसान चीज कुछ भी नहीं हो सकती सिलेक्शन लेने के लिए। और ये वाली जो टेस्ट सीरीज है आपकी, ये टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है आपके 399 रुपए है, दोनों पेपर की कॉमन टेस्ट सीरीज की प्राइस। लेकिन जब आप यहां पर परचेस करते टाइम NR21 कूपन कोड यूज करेंगे तो 21% की आपको छूट मिल जाएगी। मात्र 315 रुपए के अंदर जो है ये वाली दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अलग अलग पेपर के लेना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल पेपर की टेस्ट सीरीज भी आपकी वहां पर अवेलेबल है। और जो साथी वीडियो कोर्स परचेस कर रहे हैं ना, इस वीडियो कोर्स में रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों लगने वाली, मैंने आपको बता दिया। ये जो 1580 रुपए में आपको मिलेगा NR21 यूज करने के बाद में, इस कोर्स के साथ में ये वाली टेस्ट सीरीज दोनों पेपर की बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो यहां पर ये कंप्लीट अपनी जो है रणनीति थी। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आगे जैसे मैं साइंस के, करंट अफेयर्स के और आपके मैथ्स के हर एक सब्जेक्ट के PYQs आने वाले हैं, और कौन सा प्रश्न सिलेबस के किस पॉइंट से पूछा गया, सिलेबस को किस अप्रोच से तैयार करना है, वो चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आगे भी गाइडेंस सेशन आपको रेगुलर मिलते हुए रहेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, जो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, तो उससे रिलेवेंट आप सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अपन जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें प्रयास करेंगे लाइव जुड़े, या नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके उन सवालों को भी अपन शामिल कर लेवे। तो मैंने और घनश्याम सर ने प्रयास करा है कि कंप्लीट रणनीति आपको यहाँ पर बता दी जाए, और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता भी दिया गया है। अब आपकी ओर से टर्न है, आपका टर्न है कि आपको यहाँ पर मेहनत करके फाइनली मुकम्मल करना है, अपनी मेहनत को फाइनली सफलता लेनी है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।